हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रोपोएसिस फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एरिथ्रोपोएसिस, प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट नोट में पूछते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, एरिथ्रोपोएसिस क्या होता है। एरिथ्रोपोएसिस मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। दूसरा एक टर्म है हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस में आएगा सिर्फ आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी, मतलब ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स। ठीक है। हाँ, अभी बात करेंगे साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस कहाँ होता है? फीटल लाइफ में सबसे पहले 2 महीने में ये जो स्टेज है इसका नाम है मीजोब्लास्टिक स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज में एरिथ्रोपोएसिस होता है हमारे यॉर्क सैक में, बच्चे के यॉर्क सैक में मेसेंकाइमल सेल्स होते हैं यॉर्क सैक के, जो आरबीसी बनाते हैं। इसके बाद के 3 महीने ये स्टेज है हिपैटिक स्टेज, जिसमें फीटस के लीवर और स्प्लीन में आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं। और तीसरा है माइलॉइड स्टेज, इसमें फीटस के बोन मैरो के अंदर आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। और ये बोन मैरो जो है वो रेड बोन मैरो होता है। रेड और येलो 2 बोन मैरो है, रेड वाला है वो आरबीसी बनाता है। ठीक है। हाँ, तो न्यूबॉर्न बेबी में सभी बोन्स का जो बोन मैरो है वो रेड कलर का है। ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे बेबी की एज बढ़ती है, ठीक है, तो ये रेड बोन मैरो कम होता जाता है। यहाँ पे 5 साल की उम्र तक, अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज, बेबी के सभी बोन मैरो में रेड बोन मैरो रहता है, तो सभी बोन्स आरबीसी बनाते हैं। फिर 6 साल से लेके 20 साल तक, 6 to 20 ईयर्स, लॉन्ग बोन्स, लंबे जो बोन्स होते हैं ना, हाथ और पैर की जो हड्डियाँ हैं, और मेम्ब्रेनस बोन्स, इसमें होता है रेड बोन मैरो, तो इसी में से आरबीसी बनते हैं। ठीक है। और आफ्टर 20 ईयर्स, बाय 20 साल के बाद, है ना, आप लोगों की एज के बाद, एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन के भी एंड ओनली, और मेम्ब्रेनस बोन्स, इसमें ही रेड बोन मैरो होता है, बाकी सब येलो में कन्वर्ट हो जाता है। अब तो अभी ये जो मेम्ब्रेनस बोन्स है वो कौन से होते हैं? मेम्ब्रेनस बोन्स में हमारा आता है वर्टिब्री, एक होता है तो वर्टिब्रा, बहुत है तो वर्टिब्री, देन स्टर्नम, है ना, स्टर्नम जो आगे वाला बोन होता है ना थोरेसिक केज का, फिर रिब्स, फिर होता है स्कैप्यूला और इलियक बोन्स, स्कल के बोन्स। ठीक है, इतने बोन्स ऊपर से चालू कर सकते हैं, स्कल, फिर स्टर्नम, ठीक है, फिर वर्टिब्रा, रिब्स, स्कैप्यूला, इलियक बोन्स, ये सब होते हैं मेम्ब्रेनस बोन्स, जिसमें रेड बोन मैरो होता है। ठीक है। हाँ, अभी प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस की जो प्रोसेस है, इसमें सबसे पहला वाला जो सेल है इसे कहते हैं स्टेम सेल। स्टेम मतलब जैसे पेड़ का स्टेम होता है, ठीक है, जिसमें से सब कुछ बनता है ना, डालियाँ, फल वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे भी स्टेम सेल्स है। स्टेम सेल्स मतलब ये प्राइमरी सेल्स है, जिसमें से अलग अलग टाइप के सेल्स बनेंगे। ठीक है। और इसमें से बनते हैं हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी। इसीलिए इस स्टेम सेल को हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट। प्लूरी मतलब अलग अलग, मल्टीपल। हीमोपोएटिक, हीमो मतलब ब्लड के सेल्स बनाने वाले स्टेम सेल्स, प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। इसका दूसरा नाम है अनकमिटेड स्टेम सेल, मतलब अभी तक वो कमिटेड नहीं हुए कि मुझे आरबीसी बनाना है, डब्ल्यूबीसी बनाना है या प्लेटलेट बनाना है। ठीक है। इसके बाद वो कमिट हो जाते हैं, तो फिर उसे कहते हैं कमिटेड स्टेम सेल, क्योंकि अभी वो डिसाइड करते हैं कि ये कमिटेड है, आरबीसी बनाएंगे, ये वाले डब्ल्यूबीसी बनाएंगे, ये प्लेटलेट बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन फिर से, हाँ, तो ये जो कमिटेड सेल्स होते हैं ना, वो भी मेनली 2 टाइप के होते हैं। देखो, ये एक होते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल। ये जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स होते हैं ना, उसमें से लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ठीक है, ये वाला। और दूसरे होते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। तो ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट है, ये कमिटेड स्टेम सेल में से अगेन 3 टाइप के अलग अलग सेल्स बनते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, जो बनाएंगे एरिथ्रोसाइट या आरबीसी। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में आएगा आपका न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, तो ये बनाते हैं, और साथ साथ में मोनोसाइट भी बनाते हैं। एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट, बड़े वाले सेल होते हैं, जिसमें से हमारे बनेंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है ये मेगा कैरियोसाइट्स में। तो ऐसे हमारे कमिटेड स्टेम सेल्स हुए। यहाँ पे फिर से बताया अनकमिटेड स्टेम सेल्स है, जिसे कहते हैं प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, जिसमें से कमिटेड बनते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल्स और कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। ठीक है। और ये कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट है, इसमें से भी बनेंगे हमारे अलग अलग टाइप के सेल्स। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट्स में से बनेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट्स, एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स। हाँ,
अभी हम बात कर रहे हैं एरिथ्रोसाइट्स की। तो यहाँ पे एरिथ्रोपोएसिस, तो एरिथ्रोपोएसिस में क्या चेंजेस होते हैं हमारे आरबीसी में। तो सबसे पहला जो इमेच्योर आरबीसी होता है ना वो बड़ा होता है और मेच्योर छोटा, मतलब ये साइज कम होगी। तो पहला चेंज होगा रिडक्शन इन द साइज ऑफ सेल। दूसरा चेंज होगा ये जो न्यूक्लियस है ना आरबीसी में नहीं होता, मेच्योर आरबीसी में हमने डिस्कस किया, इमेच्योर में होता है। तो इमेच्योर वाला जो न्यूक्लियस है ना वो धीरे 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 डिसअपियर होगा, दूसरा चेंज। तीसरा चेंज हीमोग्लोबिन अपीयर होगा। पहले शुरू में हीमोग्लोबिन नहीं होता इमेच्योर सेल में, प्लस जैसे ही वो मेच्योर बनता है तो हीमोग्लोबिन अपीयर होना स्टार्ट हो रहा है। फिर अगर हीमोग्लोबिन आएगा तो ये एसिडिक बनेगा सेल। तो पहले ब्लू कलर का होगा साइटोप्लाज्म, यहाँ पे देखो, इसके बाद वो रेड हो जाएगा। तो चेंजेस इन द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो ये 4 चेंजेस होंगे हमारा आरबीसी जब मेच्योर होगा। पहला, साइज छोटी हो जाएगी। दूसरा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलाई डिसअपियर होंगे। तीसरा, अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और चौथा, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज साइटोप्लाज्म की चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टेजेस है एरिथ्रोपोएसिस में। तो सबसे पहला आएगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। तो ये सीरीज दिखाई हुई ये वाली, तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। देखो ब्लास्ट वाला होता है ना हमेशा इमेच्योर रहेगा, और साइट आएगा ना वो मेच्योर आएगा। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट इमेच्योर है। ठीक है, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड मेच्योर एरिथ्रोसाइट। हम एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जैसे मैंने बताया इमेच्योर है। तो ये जो सेल होता है ना जो इमेच्योर है वो है सबसे बड़ा वाला, तो उसकी साइज़ ज़्यादा हो गई। उसकी साइज़ हो रही है हमारी 20 माइक्रोन डायामीटर। इसका डायामीटर होगा 20 माइक्रोन। इसका न्यूक्लियस भी लार्ज है, और न्यूक्लियस के अंदर दो से ज़्यादा भी न्यूक्लियोलाई होने वाले। ठीक है, और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो हीमोग्लोबिन इज़ एब्सेंट। ठीक है, ये भी हो गया। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो साइटोप्लाज्म कैसा होगा, साइटोप्लाज्म होगा ब्लू कलर का। तो इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक। ठीक है, तो बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। इसके बाद का जो सेल आएगा ये हमारा सेल जो है बाद वाला, ये है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ये वाला साइज कम हुई, साइज हो गई 15 माइक्रोन डायामीटर। ठीक है, न्यूक्लियस तो होगा लेकिन न्यूक्लियोलाई दे डिसअपियर। ठीक है, फिर अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, और अभी तक हीमोग्लोबिन अपीयर नहीं हुआ है, तो अगेन साइटोप्लाज्म तो बेसोफिलिक ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट स्टेज हमारा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ये जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट वाला है ना वो अगेन छोटा हो गया, तो साइज़ हो गई 10 to 12 माइक्रोन डायमीटर। न्यूक्लियस अभी भी है, क्रोमेटिन है वो और भी कंडेंस्ड होके जा रही है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हीमोग्लोबिन अपीयर होना स्टार्ट होगा। तो हीमोग्लोबिन आएगा तो वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा, पर बेसिक तो है ही, तो दोनों डाई से स्टेन करेगा, एसिडिक और बेसिक। तो इसीलिए इसे कहते हैं पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। पोली मतलब दोनों, पोली दोनों कलर से वो स्टेन हो जाएगा। तो ये है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसके बाद आ रहा है लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट की भी साइज़ कम हो जाएगी, 8 to 10 माइक्रोन डायामीटर। उसका जो न्यूक्लियस है वो छोटा सा स्पॉट जैसा, इंक स्पॉट जैसा रह जाएगा। अभी हीमोग्लोबिन बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, तो क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन बढ़ा तो साइटोप्लाज्म ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, एसिडोफिलिक हो जाएगा। तो इसे कहते हैं ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। तो फिर से एक चीज़ देख लेते हैं कि जो हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है उसका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक है, तो इसे कहते हैं बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। फिर आ रहा है हमारा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसका साइटोप्लाज्म एसिडिक बेसिक दोनों है, तो इसे कहते हैं पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। और फिर आ रहा है लेट नॉर्मोब्लास्ट। इसका साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक है, तो इसे कहते हैं ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। इसके बाद आ रहा है रेटिकुलोसाइट। ये जो रेटिकुलोसाइट होता है ना वो इमेच्योर आरबीसी है, मतलब आरबीसी जो मेच्योर बनता है उससे जस्ट पहले का एक स्टेप। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जब जो ऑर्गेनेली वगैरह है ना सब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इसके ऑर्गेनेली के जो रेमिनेंट है ना, बच्चे कुचे भाग, वो रह जाएंगे जो बनाते हैं नेटवर्क, रेटिकुलर नेटवर्क। तो ये हमें ब्लू कलर से, सुप्रावाइटल स्टेन से ये ब्लू जैसा रेटिकुलम दिखेगा। ठीक है, नॉर्मली एडल्ट में ये रेटिकुलोसाइट 1% होते हैं, और न्यू बॉर्न में क्योंकि इसमें आरबीसी बहुत ज़्यादा बनते हैं ना तो इसमें 2 to 6% होते हैं। इसका साइटोप्लाज्म भी थोड़ा बेसोफिलिक रहेगा। बेसोफिलिक क्यों होगा, क्योंकि इसमें रेटिकुलम होगा, इसीलिए ये ब्लू स्टेन करेगा। ठीक है, और रेटिकुलोसाइट वाला जो स्टेज है ना वो बोन मैरो में से कैपिलरीज में आना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है। तो कैपिलरीज में चला जाना स्टार्ट कर देगा। तो कैपिलरीज में हमें रेटिकुलोसाइट भी मिल सकते हैं और मैच्योर आरबीसी भी मिल सकते हैं। तो लास्ट वाला आएगा हमारा मैच्योर आरबीसी, ठीक है। मैच्योर आरबीसी में भी क्या हो रहा है, साइज और कम हो गई, तो 7.2 माइक्रोन जो उसकी नॉर्मल साइज होती है ऐसा हो गया, बाइकॉन्केव शेप बन गया, रेटिकुलम डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मैच्योर आरबीसी। तो ये हमारे हो गए एरिथ्रोपोएसिस के स्टेप्स। और एरिथ्रोपोएसिस में टोटल हमें जो ड्यूरेशन लगता है ना वो है 7 डेज। 7 डेज में से प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से लेके रेटिकुलोसाइट तक बनने में 5 दिन लगते हैं और रेटिकुलोसाइट को मैच्योर बनने में 2 दिन लगते हैं। तो ये हो गया हमारा एरिथ्रोपोएसिस। अभी डिस्कस करेंगे फैक्टर्स नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोएसिस। अगर आरबीसी बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए। तो ये जो फैक्टर्स है ना वो 3 कैटेगरी में आएंगे। सबसे पहले है जनरल फैक्टर्स। जनरल फैक्टर्स में आ रहा है हमारा एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन चाहिए, हम डिस्कस कर रहे हैं, थायरॉक्सिन भी चाहिए, हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स भी चाहिए और विटामिन भी चाहिए। दूसरा है आरबीसी को मैच्योर करने के लिए हमें चाहिए विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड फॉलिक एसिड। और तीसरे फैक्टर्स चाहिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जनरल फैक्टर, मैच्योरेशन फैक्टर्स एंड फैक्टर्स नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो सबसे पहला आएगा जनरल फैक्टर जिसमें हमारा आ रहा है एरिथ्रोपोएटिन। तो ये जो एरिथ्रोपोएटिन है इसका दूसरा नाम है हीमोपोएटिन या इसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये हार्मोन है, ग्लाइकोप्रोटीन है इसका स्ट्रक्चर, जिसमें 165 अमाइनो एसिड्स जितने होते हैं। ये हमारे किडनी के जो ट्यूब्यूल होता है ना, ऐसे ये बाउमेंस कैप्सूल है, यहाँ ग्लोमेरुलस है, ये ट्यूब्यूल है। तो पेरी ट्यूब्यूलर जो कैपिलरीज है ना उसके एपिथेलियल सेल्स ये हमारे एरिथ्रोपोएटिन बनाते हैं, ठीक है। कुछ बुक में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स लिखा है वो नहीं बनाते, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी एपिथेलियल सेल्स बनाते हैं। और इसका जो स्टिमुलस है क्या होता है, हाइपोक्सिया। जैसे ही ऑक्सीजन कम होगा, यहाँ पे देखो जैसे हमारा ऑक्सीजन कम हुआ तो हमारे किडनी और लीवर में से एरिथ्रोपोएटिन बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 85% तो किडनी में ही बनता है, 10 to 15% लीवर में बनता है। और ये एरिथ्रोपोएटिन क्योंकि ये हार्मोन है तो ये ब्लड के थ्रू पास होकर के बोन मैरो में आएगा और बोन मैरो में जा करके आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, ठीक है। हाँ, दूसरा हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है ना वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मेटाबॉलिक हार्मोन है। तो सब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, साथ साथ में एरिथ्रोपोएसिस भी बढ़ेगा। और इसीलिए जिसको हाइपरथायरॉइडिज्म है उसमें आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो इसमें पॉलीसाइथेमिया होता है, ठीक है। तीसरा आएंगे हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर। कुछ इंटरल्यूकिन्स होते हैं जो हमारे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ स्टेम सेल फैक्टर्स। इंटरल्यूकिन्स में हमारे जो WBCs प्रोड्यूस करते हैं वो इंटरल्यूकिन 3 टी सेल्स बनाते हैं, 6 जो टी सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स और मैक्रोफेजेस बनाते हैं, और इंटरल्यूकिन 11 जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ये जो सभी ग्रोथ फैक्टर्स है वो भी हमें जनरल फैक्टर की तरह आरबीसी प्रोडक्शन के लिए चाहिए। इसके बाद दूसरा आएगा हमारा मैच्योरेशन फैक्टर। हाँ, इसके साथ साथ में कुछ विटामिन भी चाहिए होते हैं एरिथ्रोपोएसिस के लिए, जैसे विटामिन B, विटामिन C, D एंड E। ये सब विटामिन भी एरिथ्रोपोएसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आ रहा है हमारा मैच्योरेशन फैक्टर। मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड चाहिए। विटामिन B12 का दूसरा नाम है साइनोकोबालामाइन। तो साइनोकोबालामाइन जो होता है विटामिन B12 वो आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए चाहिए। ये हमें डाइट में से मिलता है पर इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, 3 to 5 माइक्रोग्राम जितना ही चाहिए। पर उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये जब इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड होगा विटामिन B12 तो ही ये जा करके एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो विटामिन B12 जो है ये अगर नहीं है तो क्या होगा, हमारे आरबीसी मैच्योर नहीं होंगे, और आरबीसी मैच्योर नहीं होंगे तो वो बड़े बड़े लार्ज आरबीसीस रह जाएंगे। और ये जो एनीमिया इसे कहते हैं मेगालोब्लास्टिक, क्योंकि ब्लास्ट इमेच्योर मैंने बताया था ना, ब्लास्ट होते हैं और मैच्योर होते हैं साइट, तो ब्लास्टिक सेल्स रहेंगे जिसे कहते हैं मेगालोब्लास्ट। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के से जो एनीमिया होता है इसे कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। तो विटामिन B12 को कहते हैं एंटी पर्नीशियस फैक्टर भी, कि पर्नीशियस एनीमिया नहीं होने देगा, ठीक है। हाँ, अभी दूसरा जैसे मैंने बताया विटामिन B12 तो हमने ले लिया अच्छे से, पर अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि ये स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड होगा तो ही एब्जॉर्ब होगा। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा, है ना, पैराइटल सेल्स बनाते हैं। और जब इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो पर्नीशियस एनीमिया होगा। कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं, या तो गैस्ट्राइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, अल्सर हो गया, या किसी का स्टमक निकाल दिया है कोई। आजकल बैरियाट्रिक सर्जरी करते हैं ना, वजन वेट लॉस सर्जरी, तो इसमें स्टमक का बहुत सारा पार्ट निकाल देते हैं जिससे भूख ही नहीं लगे, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो।
तो इसमें भी इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है वो है हमारा विटामिन B12, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है जो सिक्रीट हो रहा है हमारे स्टमक से, ये दोनों मिल के ही हमारे आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन दोनों को कंबाइंडली कहते हैं हीमेटिनिक प्रिंसिपल। दो में से कुछ भी नहीं हो तो हमारे आरबीसी मैच्योर नहीं होंगे। अभी तीसरा फैक्टर है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड भी चाहिए आरबीसी को मैच्योर करने के लिए, और ये भी डीएनए सिंथेसिस के लिए चाहिए। अगर फॉलिक एसिड या इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंट है तो हमारे आरबीसी इमेच्योर रहेंगे। इमेच्योर मैंने बताया, ब्लास्ट सेल होते हैं, लार्ज होते हैं, जिसे कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके बाद आ रहा है फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। अगर हीमोग्लोबिन है, हमने बताया हीमोग्लोबिन में हीम होता है और ग्लोबिन होता है। तो ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन की चेन है। तो प्रोटीन बनाने के लिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन और अमाइनो एसिड चाहिए। दूसरा, हीम में हमारा आयरन होता है, तो आयरन भी चाहिए हीम पार्ट बनाने के लिए। ये आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए कॉपर चाहिए होता है, और साथ साथ में ये आयरन को यूटिलाइज करने के लिए हमारा स्टमक, हमारा बॉडी इसको यूज़ करे, इसके लिए कोबाल्ट और निकल चाहिए। और साथ साथ में ये आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए दूसरे विटामिन भी चाहिए, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, ये सभी चाहिए हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किए थे, जनरल फैक्टर्स, मैच्योरेशन फैक्टर्स, एंड तीसरा है फैक्टर्स नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। जनरल फैक्टर में एक और भी आएगा जो मैं भूल गई, हार्मोन, जिसमें आ रहा है हमारा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इसीलिए मेल्स में आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है फीमेल्स के मुकाबले, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन है वो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरिथ्रोपोइसिस का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू सो मच।